हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है मोलिकुलर डिटेक्शन ऑफ इनहेरिटेड डिसीजेस का। आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड साइटोक्रोम P450। ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स हो चुके हैं और उनमें काफ़ी चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं। तो आज एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको ये याद ही रखनी है क्योंकि ये डिसीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि किस टाइप की डिसीज़ है ये। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है जीवन के लिए खतरा। अगर ये डिसीज़ हो जाती है तो बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा डिसऑर्डर है ये। दैट कॉज सीवियर लंग डैमेज। अब इतना लाइफ थ्रेटनिंग क्यों है? क्योंकि लंग्स में बहुत सीवियर डैमेज हो जाता है। बहुत बुरी तरीके से जो लंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो अब आप ये बताइए, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स पे वर्क करता है और अगर लंग्स में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और इसके अलावा एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये सिर्फ लंग्स में डैमेज नहीं करता, ये न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी करा देता है। बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखी जाती हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। Cystic fibrosis affect the cells that produce mucus, sweat, saliva and digestive juices। ये ऐसी सेल्स पे अफेक्ट करता है जो कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं, जैसे कि म्यूकस रिलीज़ करती है। स्वेट है, पसीना स्वेट ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है। सलाइवा, आपके माउथ में सलाइवा रहता है, उस सलाइवा को नहीं आने देती। और मेन चीज़, ये डाइजेस्टिव जूसेस को भी अफेक्ट करती हैं। अगर डाइजेस्टिव जूसेस अफेक्टेड रहेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि किस तरीके से आप कोई चीज़ को पचा सकते हैं। नॉर्मली दीज secretions are thin, but in cystic fibrosis a defective gene causes the secretions to become thick। वैसे तो थिन होते हैं, बहुत पतले से होते हैं ये सिक्रीशन, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक ऐसा जीन होता है जो कि इन सारे सिक्रीशंस को थिक कर देता है। अब थिन है तो इजीली ये मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन अगर थिक हो जाते हैं तो इनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये थिक करने के साथ साथ ये स्टिकी भी बना देता है। रेस्पिरेटरी फेल्योर इज द मोस्ट डेंजरस कंसिक्वेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या हो सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में? वो ये है कि रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल हो जाएगा अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। Cystic fibrosis is caused by the loss of function of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator। CFTR जीन होता है एक, CFTR को ही बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये करता क्या है? ये चैनल की तरह होता है, ये आयंस को पास करवाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये पास करवाता रहता है। तो कोई सिक्रीशन जब पास होता रहता है लगातार, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो साथ ही में उसके पास हो जाते हैं। लेकिन ये क्या थिक और स्टिकी जब कर देता है तो ये बैक्टीरिया हट ही नहीं पाते। यहाँ पे ये बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे जमा हो जाते हैं, बायोफिल्म बना लेते हैं,
तो आगे चल के बहुत डिसीज़ हो जाती है। इसीलिए ये लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। इन्हीं CFTR जो ये रेगुलेटर हैं ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। The first and most frequent observed mutation in CFTR is a 3 base pair deletion। सबसे ज़्यादा होने वाला म्यूटेशन जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर में होता है वो होता है 3 बेस पेयर का डिलीशन हो जाता है। अब इस डिलीशन की वजह से क्या होता है, that removes a phenylalanine residue from position 508 of the protein। इस डिलीशन की वजह से जो प्रोटीन की 508 पोजीशन होती है, पोजीशन नंबर 508, वहाँ से ये फिनाइल एलेनिन को डिलीट कर देता है। और जब फिनाइल एलेनिन डिलीट हो जाता है तो उसी की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। Genetic testing for cystic fibrosis is important for diagnosis and genetic counseling। जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस के लिए। As early intervention is most effective in relieving symptoms of the disease। अगर अर्ली इंटरवेंशन होता है, इजीली डिटेक्शन हो जाता है तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है ताकि जो डिसीज़ के सिम्टम्स हैं उनको पहचाना जा सके। Molecular tests have been designed to detect a variety of mutation। बहुत सारे मोलिकुलर मेथड्स डिज़ाइन किए गए हैं जिनके द्वारा बहुत सारे म्यूटेशंस को पता लगाया जा सकता है। That have been described in cystic fibrosis methods include RFLP, PCR, RFLP। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेथड हैं RFLP और PCR, RFLP। हेट्रोडुप्लेक्स एनालिसिस, टेम्पोरल टेम्परेचर ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंगल स्ट्रैंड कन्फर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म, SSP, PCR, इन्वायडर बीड एरे टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्ट सीक्वेंसिंग, ये सारे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। अब आता है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 comprises a group of enzymes localized to the endoplasmic reticulum। साइटोक्रोम P450 एक ऐसे एंजाइम्स का ग्रुप बनाता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। These enzymes are mono-oxygenases। अब ये एंजाइम्स कौन से होते हैं, ये मोनो-ऑक्सीजिनेज एंजाइम्स होते हैं। That is, they participate in enzymatic hydroxylation। एक रिएक्शन होती है एंजाइमेटिक हाइड्रोजाइलेशन रिएक्शन। तो ये जो मोनो-ऑक्सीजिनेजेस एंजाइम होते हैं ये इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड ऑल्सो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। और ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के पास में ट्रांसफ़र कर देते हैं। The cytochrome P450 system is present in high concentrations in the liver and small intestine। सबसे ज़्यादा ये liver और small intestine में present होता है, where the enzyme metabolize and detoxify compounds taken in orally। अब वहाँ पे होता क्या है, liver और small intestine में enzymes present होते हैं तो वो क्या करते हैं, जिन कंपाउंड्स को ओरली लिया गया है उनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और उनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। The P450 system varies from one person to another। ये जो सिस्टम होता है ये सारे ही पर्सन्स में डिफरेंट होता है। अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके का सिस्टम देखा जाता है। This may in part account for different effects of drug on different people। और ये ऐसा हो सकता है, ये जो P450 अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का हो सकता है, इसका रीज़न ये है कि जो अलग अलग ड्रग्स होती हैं वो सब
हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग इफ़ेक्ट डालती हैं, कि आप पे कुछ और इफ़ेक्ट डाल रही हैं, अगले पे कुछ और इफ़ेक्ट डाल रही हैं। उन्हीं की वजह से ये P450 सिस्टम जो है ये वैरी करता रहता है। Genetic polymorphism of cytochrome P450 genes are unequally distributed geographically. अगर P450 जीन की पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे जियोग्राफिक रीजन में एंड इन डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशन। बहुत सारी एथनिक जो पॉपुलेशंस हैं उनमें भी ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। Testing for these polymorphisms is used to predict the response to drugs sensitive to metabolism by this enzyme system. इस पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा आप जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उनकी सेंसिटिविटी, उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आता है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स विद नॉन क्लासिकल पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। Mitochondrial mutations, genomic imprinting, and gonadal mosaicism do not follow Mendelian rules of inheritance. ये कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं, कुछ ऐसे डिसीजेज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंडल के जो लॉज थे उन रूल्स को ये फॉलो नहीं करती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेड मैटरनली। जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस होते हैं ये मैटरनली इनहेरिट होते हैं, ये मदर से ही एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, मदर से ही जाएंगे डॉटर में, फादर से इनका कोई लेना देना नहीं होता। Gonadal mosaicism is the generation of new mutations in germline. Gonadal mosaicism का मतलब होता है कि जर्म लाइन सेल्स में कोई नया म्यूटेशन का जनरेशन हो जाना। These mutated cells give rise to eggs और sperm carrying the mutation. अब ये जो म्यूटेटेड सेल्स होती हैं ये एग्स और स्पर्म को जनरेट कर सकती हैं, गिव राइज टू एग और स्पर्म, और ऐसे एग और स्पर्म जिनमें कि म्यूटेशन प्रेजेंट होता है, विच देन बिकम्स अ हेरिटेबल फिनोटाइप, और बाद में चल के ये आगे चल के ये हेरिटेबल फिनोटाइप बन जाता है। स्पर्म और एग में अगर म्यूटेशन हो गया है तो फिर ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब आता है म्यूटेशंस इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कंटेन्स 37 जीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग अ 12S and 16S rRNA and 22 tRNA and 13 gene required for oxidative phosphorylation। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद करके रख सकते हैं आप कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। 37 जीन्स में 12S होते हैं, 16S rRNAs होते हैं, 22 tRNAs होते हैं और 13 जीन ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऐसी प्रक्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। In addition, the mitochondrial DNA contains 1000 nucleotide control region। 1000 न्यूक्लियोटाइड का कंट्रोल रीजन प्रेजेंट होता है, that encompasses transcription and replication regulatory elements, जिसकी वजह से जिसके ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। Mutations in the mitochondrial genes affect energy production। अब सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है, एटीपी का जनरेशन करता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स में म्यूटेशन होता है तो ये एनर्जी के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन ये मुश्किल कर देगा, and are therefore manifested as disease in the most energy demanding organs, muscles and nervous system। और इसी की वजह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि एनर्जी जिसको चाहिए उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। देन ऑब्वियसली वो वर्क कैसे करेगा, जैसे कि मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, इसको तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये वर्क ही नहीं कर पाएंगे और इसी की वजह से इनमें भी डिसीज़ का कंडीशन देखने को मिलेगा। Mitochondrial mutations are easily detected by a variety of molecular methods। इनको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मोलिकुलर मेथड्स को डेवलप किया गया है। सदर्न ब्लॉट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लार्ज डिटेक्शन। अगर बहुत बड़ा कोई डिलीशन हो गया है, बहुत बड़े पार्ट में डिलीशन है, तो उसको सदर्न ब्लॉट टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। पॉइंट म्यूटेशंस आर फ्रीक्वेंटली एनालाइज्ड बाय PCR RFLP। अगर कोई पॉइंट म्यूटेशन हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप PCR RFLP का यूज़ कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे डिटेक्शन होता है, इसको याद रखना ज़रूरी है, याद रखेगा। क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर डिलीशंस होते हैं तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और अगर पॉइंट म्यूटेशंस हो रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। डायग्राम देखते हैं, कुछ दिखाया गया है। म्यूटेशंस एंड डिलीशंस थ्रू आउट द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आर एसोसिएटेड विद मस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अगर कोई भी म्यूटेशन या डिलीशन कुछ भी हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में तो ये मस्कुलर और न्यूरो डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा। डायग्राम में देखते हैं, ये डिलीटेड एरियाज दिखाए जा रहे हैं। पर्टिकुलर कोई भी एरिया है, ये डिलीट हो रहे हैं। अगर कोई भी एरिया डिलीट होता है तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो आपको पता ही है। इसमें रेप्लिकेशन कैसे होता है लास्ट लेक्चर में हम पढ़ भी चुके हैं। प्रोमोटर होता है, एक लाइट स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करता है। दो प्रोमोटर ऐसे होते हैं जो कि हैवी स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनलाइक माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस दैट डिस्प्ले मैटरनल इनहेरिटेंस, these disorders have autosomal pattern of inheritance। जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस होते हैं उनमें मैटरनल इनहेरिटेंस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स ये होते हैं वो ऑटोसोमल पैटर्न भी शो करते हैं इनहेरिटेंस का। यहाँ पे देखिएगा दिखाया गया है, अ माइटोकॉन्ड्रियल डिलीशन एज रिवील्ड बाई सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट किया गया है, ये सदर्न ब्लॉट का ही डायग्राम है। DNA वॉज कट विद PUV सेकेंड। ये PUV सेकेंड जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिससे कि DNA को कट किया गया है। अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट वंस इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। द मेम्ब्रेन वॉज प्रोब्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंस। अब मेम्ब्रेन को प्रोब किया गया है, प्रोबिंग की गई है माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंसेस के लिए। नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया इल्ड वन बैंड एट 16 kb। जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 16 kb पे इनका बैंड देखने को मिलता है। व्हेन कट विद PVU सेकेंड, जब इससे कट करते हैं तो नॉर्मल जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा 16 kb का आपको बैंड देगा। Supercoiled, nicked and a few linearized mitochondrial DNA circles can be seen in the uncut DNA। अनकट DNA वाले रीजन में आप देखिए कुछ आपको पैटर्न मिल रहे हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि यहाँ पे सुपरक्वाइल्ड या फिर कोई निक्ड या फिर लिनियराइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और उसका मतलब होता है कि कोई भी सुपरक्वाइल्ड DNA है इसमें कट नहीं हुआ, क्योंकि अगर कट हो गया होता तो आपको ये 16 kb का बैंड देखने को मिलता। DNA from a patient with Kenner's Cyrus syndrome yields 2 mitochondrial populations।
one of which has about 5 kb of the mitochondrial genome deleted sequence because both normal and mutant mitochondria are present. देखिएगा, एक यहाँ पे सीक्वेंस मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है. ये पेशेंट का है और ये नॉर्मल पर्सन का है. तो नॉर्मल पर्सन में सिर्फ ये वाला मिल रहा है, जबकि जो पेशेंट है उसमें ये वाला बैंड भी देखने को मिल रहा है जो छोटा वाला है. दिस इज़ अ स्टेट ऑफ हेट्रोप्लाज्मी. इसको हेट्रोप्लाज्मी बोला जाता है. ये वाली जो स्टेट हो जाती है डिसीज़ की वजह से, ये जो दो बैंड मिलने लगते हैं. और नॉर्मल जो पर्सन में बैंड मिलता है 16.6 kb का, इसको होमोप्लाज्मी बोला जाता है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी आप याद करके रखिएगा. अब आता है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिसऑर्डर्स. ट्रिपलेट रिपीट्स आर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स. ट्रिपलेट रिपीट्स जो होती हैं वो STRs होती हैं, जिसको कि हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं. विद 3 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट्स, और इसमें 3 बेस पेयर की रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं. ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन एंड म्यूसिस. DNA रेप्लिकेशन के दौरान और म्यूसिस के दौरान दीज STRs कैन एक्सपेंड. ये जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होती हैं ये एक्सपेंड हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, या फिर लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं. ट्रिपलेट रिपीट म्यूटेशंस में अकर इन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स. ये जो ट्रिपलेट रिपीट म्यूटेशंस होते हैं ये कोडिंग रीजन में भी हो सकते हैं और नॉन कोडिंग रीजन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. The most well-known example of triplet repeat expansion disease are Fragile X syndrome. सबसे ज़्यादा अगर ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन डिसीज का एग्जाम्पल देखें, सबसे फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल, तो वो होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और इसके साथ ही साथ एक होता है हंटिंगटन्स डिसीज़. तो ये दोनों एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद करके रखिएगा, क्वेश्चन वाला एरिया है ये. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट को, ITLS एकेडमी को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन. हर जगह पे आपको ITLS एकेडमी मौजूद है. कहीं पे भी आप क्वेरी या कोई भी डाउट भेज सकते हैं. साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए 7080833450 पे. आपके डाउट को, आपकी क्वेरी को वहाँ से रिजॉल्व कर दिया जाएगा. इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.itlsacademy.com, और अपनी क्वेरी को वहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन.